So, all India GST drive for a period of next 1 month. All the officers are expected to be set on a mission mode. अगले 1 महीने के लिए जी हां सभी ऑफिसर्स बनने वाले हैं टॉम क्रूज, ईथन हंट और चालू होने वाली है आप सभी के सामने मिशन इम्पॉसिबल। अगले 1 महीने के लिए जितने भी फेक रजिस्ट्रेशंस हैं, जितने भी फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट हैं और जितने भी फेक बिलर्स हैं, पकड़ने वाले हैं साहब उन सभी को और बहुत बढ़िया तरीके से लेने वाले हैं एक्शन विदाउट एनी डिले। तो साहब सवाल है सभी का कि 5 साल से क्या हो रहा था, 1 महीने बाद क्या होगा? फेक रजिस्ट्रेशन चेक करना बंद कर देंगे, फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट चेक करना बंद कर देंगे या फेक बिलर्स को पकड़ना बंद कर देंगे 1 महीने बाद? नहीं साहब, 1 महीने बाद भी पकड़ेंगे। और 5 साल से क्या हो रहा था? सब 5 साल से भी पकड़ रहे थे। तो इस 1 महीने में क्या नया होने वाला है? ये गाइडलाइन क्यों निकाली? क्यों नॉर्मल मोड से मिशन मोड ऑन कर दिया गया? क्यों नोडल ऑफिसर बिठा दिए गए? जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट को काम पर लगा दिया गया। सब करो, डेटा की ड्राफ्टिंग करो, कंपाइलेशन करो और फिर सबको प्रोवाइड करो। ऐसा क्यों? तो साहब ऐसा इसलिए क्योंकि गाइडलाइन के मुताबिक, और हो सकता है ऐसे केसेस पकड़ में आए हों जहां पर लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड और डेटा यूज कर ओटीपी, मोबाइल ओटीपी यूज कर फेक रजिस्ट्रेशंस लिए गए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, देश है साहब। यहां पर जब बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, तो ये तो साहब स्वाभाविक सी बात है कि इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं, क्रिमिनल एक्ट हो सकते हैं, तो फेक रजिस्ट्रेशन जीएसटी में लेना इज नॉट अ बिग डीड। हां, उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, लॉ के हिसाब से एक्शन होना चाहिए, उनको दो पनिशमेंट लो साहब, लेकिन लीगली लेना है। अब यहां पर सवाल उठता है कि साहब इसका मतलब यह हुआ कि जीएसटी ऑफिसर्स अब हमारे दुकान पर आने वाले हैं? नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि जीएसटी ऑफिसर्स अब हमसे कुछ भी डेटा मांग सकते हैं? नहीं, इसका मतलब यह हुआ सर कि हमें हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर सर वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल या वो लीज डीड, रेंट एग्रीमेंट, ये सब तैयार अपनी टेबल पर 24 घंटे रखना है, ओरिजिनल कॉपी में टेबल पे रखना है साहब। 24 घंटे, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। द आंसर इज नो। आप साहब के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकते हैं, एनी डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट मांग सकते हैं। द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। तो सर इन्होंने तो लिखा ना कि स्पेशल ड्राइव है, चेक करना है। स्पेशल ड्राइव है, चेक करना है, बट एज आई सेड ऑलवेज, यू कैन नॉट क्रॉस the boundaries of the law. You cannot cross the boundaries of the law in the interest of the revenue. You cannot misuse the law to protect the revenue. You have to be within the four corners of the law to protect the revenue. तो इसलिए एक बात को समझो कि जो पहले होता था वही इस 1 महीने में भी होगा। जो भी हो रहा है, जो भी मसाला बन रहा है, जो भी कुटाई हो रही है, पिसाई हो रही है, वो हो रही है बैकएंड में। बैकएंड का मतलब कहां पर? डिपार्टमेंट के अंदर। जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट, सेंट्रल कमिश्नरेट, स्टेट कमिश्नरेट, वहां पर ये सारा काम हो रहा है। अंदर का काम है, करने दो ना इन लोगों को। लेकिन आपके पास आने के लिए सेक्शन 67 इन्वोक करना पड़ेगा। देयर कैन नो रोवर विजिट्स, देयर कैन नॉट बी एनी रोवर विजिट्स। मुंह उठा के नहीं आ सकते साहब। यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द जॉइंट कमिश्नर, सेक्शन 67 फॉर इन्वेस्टिगेशन। इफ यू वांट टू इन्वेस्टिगेट द प्रीमाइसेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, यू हैव टू टेक परमिशन। सेक्शन 67 को इन्वोक करे बिना आप एक गाइडलाइन के बेसिस पर मुंह उठा के नहीं आ सकते। मेक श्योर, तो जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप सबसे पहले जो भी ऑफिसर आ रहा है उससे ऑथराइजेशन आस्क करें। भैया ऑथराइजेशन लेटर दिखा दीजिए और यह लेटर प्री डेटेड होना चाहिए, ठीक है? यानी कि बिना ऑथराइजेशन के आपके प्रीमाइसेस में नहीं आ सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, सर सम्मन should be traceable to an inquiry. Again I am saying should be traceable to an inquiry under section 67, as I said. Without that you cannot summon any person. You cannot summon any person.
I cannot ask for any document including books of accounts. सर इसका मतलब यह हुआ कि ये अचानक से मुंह उठा के घर तो नहीं आ सकते। हाँ, नहीं आ सकते, घर नहीं आ सकते, दुकान पे नहीं आ सकते। इनके पास जो डेटा आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट मी टेल यू, एक बार मुझे समझाने की कोशिश करने दो, समझो आराम से कि हो क्या रहा है। हो नया कुछ भी नहीं रहा है। मैंने बोला ना, फ्रंट एंड पर कुछ भी नहीं हो रहा, वेबसाइट वैसी की वैसी है। बैक एंड पर डेटाबेस में चेंजेस हो रहे हैं। बैक एंड पर मिशन मोड एक्टिवेट कर दिया गया। फ्रंट एंड पे कोई चेंज नहीं है। फ्रंट एंड पे लॉ वही है और उसी तरीके से उसे आपको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। स्पेशल ड्राइव बोलकर आप लॉ की बाउंड्रीज नहीं तोड़ सकते। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले आते थे INS01 लेकर, बिल्कुल उसी तरीके से INS01 लेकर ही आना पड़ेगा। बिना उसके नहीं आ सकते अगर आना है तो। अब बात करते हैं साहब 61 का इस्तेमाल कर लेंगे, स्क्रूटनी। तो साहब 61 के अंदर आप किसी भी तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स या एनी अदर डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकते। ये बात बोल बोल के साहब गला दुख गया। जितनी बार भी डिस्कशन होती है, जिसके साथ भी डिस्कशन होती है, एक ही बात बोलता हूं, 61 में डॉक्यूमेंट सबमिट मत करो। हाथ जोड़कर विनती है। 67 कहीं से भी डिपार्टमेंट को पावर नहीं देता कि वो आपसे कोई भी किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट मांग सके। सर ऑडिट कर लेंगे साहब, हमारी ऑडिट कर देंगे। ऑडिट 65 होता है दोस्त, पढ़िए आप। एडवांस में नोटिस देना पड़ता है, ADT 01। तो वहां पर भी आने के लिए लॉ को फुलफिल करना पड़ेगा। आपको एडवांस में एक नोटिस देना पड़ेगा कि साहब हम आएंगे आपके यहां पर ऑडिट करने। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। सर इसका मतलब हुआ कि 67, 61, 65 कंप्लाई करना पड़ेगा। जी हां, पूरे तरीके से कंप्लाई करना पड़ेगा। और दोस्त ये बोलना कि अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड तैयार रखो टेबल के ऊपर, ओरिजिनल कॉपीज के अंदर, कभी भी कोई भी आ सकता है, बिल्कुल वाहियात और बकवास बात है। ये चीजें तो दोस्त आपको हमेशा ही तैयार रखनी होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं साहब कि यहां पर टैक्स पेयर को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो टैक्स पेयर को जैसा कि मैंने बताया, आपने ऑथराइजेशन मांगना है। अगर कोई भी आपके रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस पर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर, PPOB पर आया है, तो सबसे पहले आपको उससे ऑथराइजेशन मांगना है। और अगर वो प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड है और विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन है, आप चेक करो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि साहब क्या ये ऑफिसर जो मेरी दुकान पर आया है, क्या ये इसकी जुरिस्डिक्शन में आता है। अगर उसकी जुरिस्डिक्शन में है, प्रॉपर ऑथराइजेशन है, लेट देम डू देयर वर्क। इतना तो उनको भी पता है दोस्त। तो ऑफिसर के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, बदतमीजी नहीं करनी है, बदसलूकी नहीं करनी है। उनको उनका काम करने दे। और जो मेरे प्रोफेशनल कलीग्स हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है, खासतौर से वो जो मेरे जूनियर्स हैं, सीनियर्स तो खैर आप सबको तो पता ही है सब कुछ, तो जूनियर्स के लिए कह रहा हूं कि साहब जो जूनियर्स हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू नॉट विजिट द प्रीमाइसेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ऑफिसर्स जब इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आप कृपया करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रजिस्टर्ड पर्सन की प्रीमाइसेस को विजिट ना करें। लेट देम डू देयर वर्क। ठीक है ना, धंधे वाला इतना कोई बच्चा नहीं है कि उसको समझाने नहीं आएगा। जो पूछा जाएगा उसका जवाब देना पड़ेगा उसको। ठीक है ना, धंधा कर रहा है बैठ के करोड़ों का। दैट इज वेरी क्लियर। सेकंड थिंग, सब डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हैं, उनके पास में ये पावर है दोस्त। तो डेफिनेटली वो आपको उनको दिखाना पड़ेगा। और अगर आप ईमानदार हो तो आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अगर आप ईमानदार हो तो आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। बस इतना सा है साहब। बाकी मैंने बता दिया 61 के बारे में, 65 के बारे में, और इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते साहब। अब आएगी साहब सेक्शन 29। सर वो हमारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे साहब, कैंसिल कर देंगे। तो साहब अगर गड़बड़ पकड़ी जाएगी, या तो डेटा पे ही गड़बड़ पकड़ लेंगे तो उनको आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट भी सस्पेंड कर सकते हैं। और ये पहले भी होता था, इसमें कुछ नया नहीं है। 29 के अंदर पहले भी तो सस्पेंड होता था। आपका जो क्रेडिट है वो पहले भी तो ब्लॉक होता था, तो अभी भी ब्लॉक कर देंगे साहब। अगर उनके पास में सफिशिएंट डेटा है, सफिशिएंट एविडेंस है, रीजन टू बिलीव है, तो डेफिनेटली आपका ITC ब्लॉक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऑफिसर्स से एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू द बेस्ट ऑफ योर्स, बट प्लीज बी विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लॉ। एंड उसके लिए मैं कहूंगा कि 29 और जो भी आपके पास में रिलेटेड सेक्शंस जहां पर आप एक्शन लेने वाले हैं, प्लीज बी विद इन द बाउंड्रीज एंड फॉलो द कंडीशंस स्टिपुलेटेड देयरइन वेरी स्ट्रिक्टली। एंड द सेकंड थिंग दैट आई वांट टू से कि साहब क्योंकि इस गाइडलाइन के अंदर बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो मैं यहां पर बहुत अच्छे से कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। पहली चीज,
आप ये समझिए कि फेक रजिस्ट्रेशन, फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट और फेक बिलर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? इन तीनों चीजों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस है और मेजर डिफरेंस है। दूसरा सवाल, क्या अगर मैंने जो रजिस्ट्रेशन लिया है वो फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे लिया है, लेकिन मेरा ट्रांजैक्शन 100% जेन्युइन है, टैक्स का पेमेंट हुआ है, चाहे वो आईटीसी से सेट ऑफ करके हुआ हो, चाहे वो कैश में हुआ हो, और रेसिपिएंट जिसको मैंने माल बेचा है वो भी बिल्कुल जेन्युइनली रजिस्टर्ड पर्सन है, तो क्या उसका आईटीसी चैलेंज कर दोगे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ माय रजिस्ट्रेशन? अनदर थिंग टू थिंक अबाउट। उसके बाद में खास तौर से वहां पर जहां भाई एक्स गोडाउन का चक्कर चलता है, एक्स फैक्ट्री का चक्कर चलता है, दोस्त मेरे को बताओ कि अगर मैं सप्लायर हूं, ये मैंने वो फेक इनवॉइस वाले सर्कुलर की वीडियो में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर मैंने कफ सिरप निकालकर अपने टेबल पर रख दिया, फ्रंट डेस्क पर रख दिया और उसका इनवॉइस भी रख दिया, और जो लेने आया था उस कफ सिरप को वो बिल उठा के चला गया, कफ सिरप लेके ही नहीं गया, तो सब आप मेरे को बोल दोगे क्या कि भैया मैं फेक बिलर हूं? थिंक अबाउट इट। क्या मैं फेक बिलर बन जाऊंगा? क्योंकि आईटीसी तो पास ऑन हो गया दोस्त। तो उसी तरीके से अगर मैं सीमेंट ट्रेडर हूं, मेरे पास ऑर्डर आया, मैंने इनवॉइस बना दिया, एक्स गोडाउन सेल थी, तो एक्स गोडाउन सेल के अंदर किसकी जिम्मेदारी है आकर गुड्स को ले जाने की? अब अगर वो गुड्स लेके नहीं जाता है, हाउ कैन यू प्रूव आई एम अ फेक बिलर? हाँ, मैंने बिल बनाया, मेरे पास ऑर्डर है, बैंक में मेरे पास में पेमेंट है, जब मेरे पास में बैंक में पेमेंट है, मेरे पास में ऑर्डर है, उसके बेसिस पर मैंने बिल बनाया है, एक्स गोडाउन सेल है, सामने वाले की जिम्मेदारी है कि वो आके माल लेकर जाए, वो आके माल लेके नहीं जा रहा, आप 65 में ऑडिट कर लो ना। हाउ कैन यू डिक्लेयर फ्रंट अवे दैट आई एम अ फेक बिलर? हाउ कैन यू समन मी डायरेक्टली? हाउ कैन यू इन्वेस्टिगेट मी डायरेक्टली? No, you have to prove. The onus of proof is on the register, is on the officer, on the registered person. When it is 155, the recipient have to prove that whether he has received the goods or services or not. And as I said, कि अगर वो बोल देता साहब मैंने goods और services receive करे हैं, and you have no other point to declare this wrong, the onus is now on the officer to prove that the registered person has not received the goods or the services. So please try to understand these all things. जैसे कि मैंने बोला कि आपको ऑनस देख लेना है एक बार में कि कौन किसके ऊपर है प्रूव करने का कि गुड्स और सर्विसेज रिसीव हुए कि नहीं हुए। फेक रजिस्ट्रेशन, फेक इनवॉइस, फेक बिलर के बीच में डिफरेंस को समझिए। आप ये देखिए कि क्या सप्लायर की फेक रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे रेसिपिएंट का क्रेडिट आप डिनाई कर देंगे, जबकि ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, टैक्स पे हुआ है, आईटीसी से सेट ऑफ हुआ है, आईटीसी भी जेन्युइन है क्योंकि मैंने पीछे से खरीदा है, जस्ट मेरे रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स में कुछ गड़बड़ है या वो फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे लिया हुआ है। तो इससे क्या पीछे वाला चेन के अंदर जो बंदा है और इसी चेन में जो आगे वाला बंदा है, माय सप्लायर एंड माय रेसिपिएंट इज आल्सो गोइंग टू बी हैम्पर। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कंसीडर। सो दोस्तों, स्पेशल ड्राइव बोलकर कुछ भी भयंकर नहीं होने वाला है, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द लॉ, यू शुड बी विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लॉ। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी ऑफिसर पैसा मांग रहा है अगर आपसे, आई एम अगेन रिपीटिंग एंड इन वेरी 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 पावरफुल वर्ड्स, कोई भी ऑफिसर अगर पैसा मांग रहा है कैश में कि साहब डिपॉजिट कराना पड़ेगा या देना पड़ेगा, हाँ, 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है अगर आप ईमानदार हैं। शाहरुख खान ने 25 करोड़ रुपए नहीं दिए, जबकि 25 करोड़ से ज्यादा उसने खर्च कर दिए एडवोकेट की फीस पर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दूसरा, सर क्या ऑन स्पॉट रिकवरी हो सकती है? क्या ऑन स्पॉट DRC 03 से पेमेंट करवाया जा सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि अगर करवाया जा सकता है तो 142 को हटा दो, फिर रूल 142 को हटा दो लॉ में से। अगर आप ऑन स्पॉट रिकवरी करने बैठ रहे हैं ज्ञानी जनों, तो 142 हटा दीजिए, फिर पन्ना फाड़ के फेंक दीजिए। बात करते हैं साहब किसकी? सर आईटीसी रिवर्स करवा देंगे, ये हमारा नहीं करवा सकते। देखो साहब, मैंने बोला 73 74 है, आपको जो भी करवाना है करवाओ, लेकिन शो कोज देकर। DRC 01 कैपिटल A, वहां से शुरू करो, फिर पकड़ो और मारो, मैं आपके साथ हूं, वहां मारो उसको। घर पहुंच के गला पकड़ के आप ये नहीं बोल सकते कि पलट, तेरा ध्यान किधर है, पलट। तो साहब पलटा नहीं सकते आप इस तरीके से किसी का भी आईटीसी, और नहीं करवा सकते स्पॉट रिकवरी। देयर शुड बी अ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ एंड यू हैव टू फॉलो दैट
प्रोसीजर। सो थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस पूरे 1 महीने के दौरान, कोई भी क्वेरी आती है या कोई भी लॉ का पॉइंट आपको समझना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। advisory@gstbymm.com पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बी अलर्ट बिकॉज आई एम हियर फॉर यू टू सिंप्लीफाई GST। थैंक यू।